चलिए चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं और जो है ई वे बिल पर। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है तो बहुत टाइम लगेगा नहीं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्लासेस ही लगेंगी हमारी। इसके अंदर हमें जो सीखने को मिलेगा वो कि ई वे बिल के क्या बेनिफिट हैं और कब ये रिक्वायर्ड होता है। नंबर 3 हमें ये देखना होगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें ई वे बिल में डालनी पड़ेगी और कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है और एक कौन सी सिचुएशन है जब हमें ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि असल में ई वे बिल क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए जीएसटी में क्या रहता है कि माल एक जगह से दूसरी जगह काफी जाता है। जब इंसान माल भेजता है तो वो ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है अक्रॉस इंडिया, और कोई उसमें दिक्कत ना हो। और बार बार क्या होता था पहले कि ट्रक जा रहा है तो हर पोस्ट पर हर जगह पुलिस वाले परेशान करते थे, बार बार उसे चेक करते हैं, बार परेशान करते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही दिक्कत थी। चेक पोस्ट जो थे पूरी कंट्री में, उसमें बड़ी समस्या होती थी। तो लेकिन मूवमेंट को मॉनिटर करना भी जरूरी है और टैक्स चोरी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ई वे बिल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सिस्टम में क्या है, जो टैक्स पेयर है प्रायर टू मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब भी कन्वेंस के थ्रू माल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो आपको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। आप सप्लायर हो तो आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इन्फॉर्म करनी पड़ेगी टैक्स डिपार्टमेंट को। उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लिया जाएगा, आपके पास आएगा, और उसको आप वैलिड डॉक्यूमेंट तभी होगा जब वो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर उस पर डालेंगे कि भाई आपने इन्फॉर्म कर दिया है जीएसटी डिपार्टमेंट। आइडिया क्या है कि टैक्स पे पर होता ये था, पहले पहले होता ये था कि मान लिया दिल्ली से यूपी में माल जा रहा है तो एक बिल बना दिया, उसका चेक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फाड़ के फेंक दिया, पूरा टैक्स बच गया, नंबर 2 का माल हो गया। तो और अगर चेक हो भी गया तो किसी ने वैसे ही देखा है, अब उसे क्या पता कि ये बिल आगे जाकर के सच में कुछ अपलोड होगा या नहीं होगा। लेकिन अब क्या है कि ई वे बिल में हमने पहले ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब भी माल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा या माल आपका बनेगा तो उसको एक जो बिल है उसको आपको बताना भी पड़ेगा। तो आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि आप माल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, ये वाला माल है, इतना है, और वो अपलोड करनी पड़ेगी जीएसटी पोर्टल पर सारी इंफॉर्मेशन। तो जब वहां पर इंफॉर्मेशन हो गई तो इसका मतलब आप उससे अब डिवर्स नहीं कर सकते, है ना। The idea is that taxpayer be made to upload the detail of each transaction to a common portal इंटरनेट के थ्रू, और एक बार अपलोड हो गया कॉमन पोर्टल पर तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ई वे बिल प्रोविजन हमारा सेक्शन 68 है और उसके साथ में रूल नंबर 138, 138 ए बी सी डी ई है। चैप्टर 16 है इसका जीएसटी सीजीएसटी रूल्स में। स्टेट जीएसटी में भी इसी टाइप के आइडेंटिकल प्रोविजन दिए हुए हैं। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कॉमन पोर्टल का मतलब, जो हम जीएसटी पे पोर्टल की बात करते हैं। टैक्सेबल सप्लाई हमें पता है, गुड्स सर्विसेज जो टैक्सेबल होती है। प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या क्या आएगा, जहां से आप बिजनेस जनरली करते हैं, वेयर हाउस, गोडाउन वगैरह भी आ जाएगा यहाँ पर। और जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है या जहाँ एजेंट वगैरह आप कंट्रोल करते हैं, वो सारी जगह आपकी आती है। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ये अच्छा ये हो गया हमारा। और टैक्सेबल
पर्सन का मतलब वो है जो रजिस्टर्ड है या जिसे रजिस्ट्रेशन कराना है अभी। कन्वेंस का मतलब व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट, मतलब पानी, हवाई जहाज और सड़क के थ्रू जो भी जा रहा है वो सब कन्वेंस में आ जाएगा। ई वे बिल सेक्शन 68 क्या कहता है? जीएसटी में जल्दी मूवमेंट हो बिना किसी टेंशन के तो सारे चेक पोस्ट को एबोलिश किया गया, जैसे हमने शुरू में बोला गया, लेकिन मॉनिटर करने के लिए ई वे बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या होता है कि प्रायर मूवमेंट होती है, पहले आपको बताना पड़ता है कि कितना माल जा रहा है। आइडिया क्या है कि जो डिटेल्स अपलोड हो जाएगी कॉमन पोर्टल पर, एक बार अपलोड हो गई तो ऑटोमेटिकली हर जगह वो अवेलेबल हो जाएगी। स्टेचुरी रिक्वायरमेंट क्या है? सेक्शन 68 के हिसाब से गवर्नमेंट कह सकती है कि अगर कोई भी माल जा रहा है कुछ अमाउंट स्पेसिफाइड उससे ज्यादा, तो आपको उसके बारे में डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। तो ई वे बिल है क्या? ई वे बिल एक रिसीट या डॉक्यूमेंट इशू करता है कैरियर, गिविंग डिटेल एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू द शिपमेंट ऑफ ए कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एंड द डिटेल्स इंक्लूड नेम ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इट्स डेस्टिनेशन एंड रूट। तो माल कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कहां से माल जा रहा है, कहां पर जाएगा और उसका रूट क्या है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, इसे कंप्लायंस मैकेनिज्म whereby by way of a digital interface the person causing the movement of goods upload the relevant information prior to commencement of movement of goods and generate e-way bill on the GST portal। तो मूवमेंट से पहले जनरेट करना पड़ेगा। तो ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो जीएसटी पोर्टल पर एविडेंस देता है कि माल मूवमेंट हो रहा है। इसके बेनिफिट क्या होंगे? फिजिकल इंटरफेस टू पे वे फॉर द डिजिटल इंटरफेस रिजल्टिंग इन एलिमिनेशन ऑफ द स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट। तो क्या होता है, फिजिकली बार बार चेक करते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही जा रहा है तो वहां पर जो अपलोड किया हुआ ई वे बिल, वो जीएसटी के जो लोग हैं चेक पोस्ट करने के लिए, उनके पास भी डिटेल है कि ये यहां से चला है और इतना, क्योंकि वो इंटरनेट पे आपने अपलोड किया है, उनके पास भी अवेलेबल है सारा डाटा। तो उन्हें पता है ये ट्रक आ रहा है, इसके अंदर ये माल है, ये उन्हें पता है। तो फास्टर मूवमेंट होगा ना, वरना पता चला लाइनें लग रही है, सबको चेक कर रहे हैं। इट विल इंप्रूव द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स एंड हेल्प द logistic industry by increasing the average distance traveled, reducing the travel time as well as the cost। तो पहले क्या होता था, पता चला 10 घंटे से ट्रक खड़ा है, चेक होगा जी, अभी टाइम नहीं है। अब वो सब नहीं है, तो देखो कितना खर्चा बचेगा, माल जल्दी पहुंचेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सब बिजनेस को बेनिफिट होगा। ई वे बिल जनरेट होगा इलेक्ट्रॉनिकली, फॉर्म जीएसटी EWB, ई-वे बिल EWB1 कॉमन पोर्टल पर। ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस मोड लाइक वेब के थ्रू, एंड्रॉयड, SMS और टूल्स हैं जिसके थ्रू आप इसे अपलोड कर सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ जनरेशन, कैंसिलेशन, अपडेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ई-वे बिल इज अवेलेबल टू द सप्लायर, रेसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर। The prerequisite for generation of e-way bill is that the person who generate e-way bill should be registered person on GST portal and he should register on the e-way bill portal using his GST। तो GST नंबर के थ्रू आप e-way बिल पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे, और अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं तभी आप e-way बिल बना पाएंगे। If the transporter is generating the e-way bill but he is not registered person under GST law, it is mandatory for him to get enrolled on e-way bill portal before generation of e-way bill to get 15-digit unique transporter ID called TRANSIN। तो अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, लेकिन ई-वे बिल वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है। तो उसको एक 15 डिजिट का यूनिक ट्रांसपोर्टर आईडी मिल जाएगा।
वो ट्रांसपोर्टर आईडी का इस्तेमाल करके वो ई वे बिल जनरेट कर पाएगा। तो जो ट्रांसपोर्टर आईडी है ये एक यूनिक नंबर है जो ई वे बिल सिस्टम से आएगा अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर के लिए। एक बार वो एनरोल कर लेगा सिस्टम में, विच इज सिमिलर टू जीएसटी फॉर्मेट based on the state code, pen and check some digit. This transit or transporter ID can be shared by transporter with his client, who may enter this number while generating e-way bill for assigning goods to him for transportation. तो मान लिया मैं हूं और मैं ट्रांसपोर्टर हूं, मेरे थ्रू आपने माल भेजना है, तो मैं अपनी जो है आईडी ट्रांसपोर्टर आईडी आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि जब आप ई वे बिल जनरेट करेंगे तो उसमें डिटेल आएंगी ट्रांसपोर्टर की, तो ट्रांसपोर्टर की आईडी उसमें डालनी पड़ेगी, तो वो आप डाल देंगे तो उससे ये हो जाएगा कि मैं लेकर जाऊंगा आपका माल। तो ई वे बिल कब आपको बनाना पड़ेगा? अगर मूवमेंट है गुड्स की और कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ये रूल नंबर 138(1) कहता है, ठीक है। इन रिलेशन टू ए सप्लाई और फॉर रीजन अदर देन सप्लाई और ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो चाहे वो सप्लाई है, चाहे सप्लाई के अलावा और कोई रीजन से मूवमेंट हो रहा है, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप खरीद रहे हैं तो भी। The registered person who causes such movement of goods shall furnish the information relating to said goods as specified in form EWB 01 में पार्ट ए में सप्लायर डिटेल डालेगा मूवमेंट से पहले, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। It is important to note that information is to be furnished prior to the commencement of the movement of goods and is to be issued whether the movement is in relation to supply or for reason other than supply. तो आपको पहले ही उसको इन्फॉर्म करना है मूवमेंट से पहले। तो मूवमेंट कैसे होगी? अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय द सप्लायर। तो सप्लायर कब करेगा? वो रजिस्टर्ड है और उसने बोला है रेसिपिएंट से हाँ मैं भेज दूंगा, तो वो सप्लाई कर रहा है। अगर रेसिपिएंट, जैसे मैंने आपको माल बेचा और आपने मेरे से माल खरीदा और आपने कहा कि भाई मुझे मेरे घर पे मेरी फैक्ट्री में माल चाहिए, मैंने कहा मैं भिजवा दूं, तो ये सप्लायर कर रहा है। अगर मान लिया मैंने आपको माल दिया और आपने कहा हम अपने आप उठा के ले जाएंगे यहाँ से माल, तो ये रेसिपिएंट अरेंज कर रहा है ट्रांसपोर्ट। तो मूवमेंट कौन कर रहा है? रेसिपिएंट। इफ गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू ए रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of the movement. तो अगर मान लिया मेरा मूवमेंट हो रहा है गुड्स का और मूवमेंट होते हुए मुझे पता है रेसिपिएंट कौन है, अगर उस समय पता है रेसिपिएंट कौन है और वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो ही कराएगा, ठीक है, मूवमेंट। तो मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स, अब हमने कहा 50,000 से ज्यादा का होगा तो ई वे जरूरी है। तो 50,000 में क्या लेना है क्या नहीं लेना है? तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 के हिसाब से डिक्लेयर्ड इन एन इनवॉइस ए बिल ऑफ सप्लाई और ए डिलीवरी चालान एज द केस में बी इशूड और ऑल्सो इंक्लूड द सेंट्रल टैक्स, स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंटीग्रेटेड टैक्स चार्ज इन द डॉक्यूमेंट, मतलब टैक्स के अमाउंट का ऐड करना है। Shall exclude the value of exempt supply of the goods where invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply. तो अगर मेरे बिल में दोनों टाइप का माल है तो मैं 50,000 से ज्यादा के लिए देखूंगा टैक्सेबल सप्लाई प्लस उस पे जीएसटी मिलाकर मेरा 50,000 से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। As discussed, in case movement for reason is other than the supply, the movement is occasioned by means of a delivery challan which has to be necessarily contain the value of goods. The value given in the delivery challan should be adopted in the e-way bill. एग्जाम्पल नंबर 1, भानु प्रताप शू मैन्युफैक्चरर्स हैं, रजिस्टर्ड है पंजाब में, उन्होंने गुजरात में माल बेचा है 48,000 रुपए का
जीएसटी अभी लगा नहीं है, तो वो माल भेजना चाहता है, तो 48,000 पे जब आप जीएसटी लगाएंगे तो जीएसटी को मिलाकर वैल्यू हो जाएगी 56,640 रुपए। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स है और वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो ई वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा इस केस में। आप ये नहीं कह सकते 48,000 का माल है, क्योंकि माल में जीएसटी को भी इंक्लूड करना है। Special situation या situations where e-way bill needs to be issued even if the value of consignment is less than 50,000। तो 50,000 से कम है तो भी आपको ई-वे बिल बनाना ही पड़ेगा। तो ई-वे bill also need to be issued even if value of consignment is less than 50,000 in case of interstate transfer by the principal to the job worker। तो अगर जॉब वर्क के लिए आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है तो 50,000 से कम है तो भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। द प्रोविजन रिलेटिंग टू जॉब वर्क आर डिस्कस्ड इन फाइनल लेवल। दिस इज द ओनली द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जॉब वर्क के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजा जाता है तो भी उस पर 50,000 से कम अमाउंट होने के बावजूद उस पर ई-वे बिल बनाना होता है। Interstate transfer of handicraft goods by person exempted from obtaining registration। जहां पर हैंडीक्राफ्ट गुड्स है और वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और वो एग्जम्प्ट है, उसे रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना है, तो ई-वे बिल shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment। तो यहां पर लिखा है कि जहां पर ऐसी सिचुएशन है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है और वो पर्सन एग्जेम्प्टेड है कि उसे रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना है, तो ई-वे बिल वो कराएगा, बनाएगा, चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो बना सकता है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मतलब है वो हमारे विच एग्जाम द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, और सच है रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके लिए जरूरत नहीं होती है। ई-वे बिल इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। तो in a bill to ship to model of supply, there are 3 persons involved in a transaction. Namely, A is the person who has ordered B to send goods directly to C. B is the person who is sending goods directly to C on behalf of A. C is the recipient. तो A है buyer, B है supplier, C है recipient। ए ने बायर है तो ए ने बी को ऑर्डर किया कि भैया मुझे माल खरीदना है। ए ने बी को ऑर्डर किया और ए ने बी से कहा कि सी को माल भेज दो, तो बी ने सी को माल भेज दिया। इन दिस सिनेरियो टू सप्लाईज आर इन्वॉल्व्ड एंड अकॉर्डिंगली 2 टैक्स इनवॉइस आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड। इनवॉइस नंबर 1 जो बी ए के लिए इशू करेगा और इनवॉइस नंबर 2 जो ए सी के लिए इशू करेगा। क्योंकि सिचुएशन ये है कि बी ए को माल देना था, ए ने सी को देना था, ए ने बी से कहा सीधा सी को माल दे दो, लेकिन इनवॉइस पर्पस के लिए यही माना जाएगा कि बी ने ए को दिया इनवॉइस नंबर 1, फिर ए ने सी को दिया इनवॉइस नंबर 2, तो ये 2 इनवॉइस बनेंगे। इट इज क्लैरिफाइड that for the movement of goods which is taking place from B to C on behalf of A, either A or B can generate the e-way bill, but it may be noted that only one e-way bill is required to be generated। तो इनवॉइस तो 2 बनेंगे, लेकिन क्योंकि माल B से A पर नहीं जा रहा है, माल सीधा B से C पर जा रहा है, तो एक ही ई-वे बिल बनेगा, वो A या B कोई भी बना सकता है। इंफॉर्मेशन ई-वे बिल में क्या जाएगी? 2 पार्ट है। पार्ट नंबर ए, इसमें डिटेल आएगी, जीएसटी नंबर आएगा सप्लायर रेसिपिएंट का, प्लेस ऑफ डिलीवरी पिन कोड के साथ,
document, tax invoice, bill of supply, delivery challan, bill of entry, number and date, value of the goods, HSN code and transportation क्यों हो रहा है? To be furnished by the registered person who is causing movement. मूवमेंट कौन कर रहा है हम पढ़ चुके हैं. कब मूवमेंट सप्लायर के थ्रू होता है, कब मूवमेंट रेसिपिएंट के थ्रू होता है. जब माल 50,000 से ज्यादा है. एंड पार्ट बी होता है एक जिसमें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स आती है. ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, गुड्स रिसीट नंबर या रेलवे रिसीट नंबर या एयरवे बिल नंबर या बिल ऑफ लैंडिंग नंबर, व्हीकल नंबर, कौन से व्हीकल से माल जा रहा है, अगर रोड से जा रहा है तो. टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स. तो ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू पार्ट बी में ट्रांसपोर्टिंग डिटेल्स आती है. पार्ट में पार्ट ए की जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपोर्टर भी डाल सकता है ऑन एन ऑथराइजेशन रिसीट फ्रॉम सच रजिस्टर्ड पर्सन. तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन ऑथराइज कर देता है ट्रांसपोर्टर को की डिटेल डाल दो, तो पार्ट ए में वो भी डिटेल डाल सकता है. और बाय द ई commerce operator or courier agency where the goods to be transported are supplied through such an e-commerce operator or a courier agency on an authorization receipt from the consignor. मान लिया मेरा माल Amazon फ्लिपकार्ट के थ्रू बिकता है, तो मैंने माल Amazon फ्लिपकार्ट के पास ही रखवा दिया कि आप अपने आप भेज दो, तो मैंने ऑथराइज कर दिया उसको, वही सारी डिटेल भर देंगे उसमें. Once the consignor or consignee enters all the details in part A of the e-way bill, a part A slip is generated which contains temporary number. This slip can be shared with the transporter or used by supplier himself later to enter the detail in part B of e-way bill and generate the e-way bill. तो part A रेसिपिएंट या सप्लायर उसमें डालेगा, उसके बाद उसका एक टेम्परेरी नंबर जनरेट होगा, फिर उसको ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्टर को शेयर करना है, क्योंकि पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट की सारी डिटेल आती है. चाहे तो ट्रांसपोर्टर से डिटेल लेकर कंसाइनर खुद भी डिटेल पार्ट बी में डाल सकता है. दिस विल बी यूजफुल व्हेन सप्लायर हैज प्रिपेयर्ड invoice relating to the business transaction but does not have the transportation detail. Thus he can enter invoice detail in part A and keep it ready for entering detail of mode of transportation in part B of e-way bill. तो पार्ट ए पार्ट बी इसलिए बनाया, मान लिया मुझे सारी डिटेल पता है, अभी ट्रांसपोर्ट पे कल को माल जाएगा और कल को उसमें डिटेल डालेंगी कहाँ से कितना, गाड़ी नंबर क्या है, तो ये पार्ट बी या तो ट्रांसपोर्टर डालेगा या हम खुद भी डाल सकते हैं. Once the goods are ready for movement from the business premises and transportation details are known, the user can enter the part B details and generate the e-way bill for movement of goods. E-way bill can be generated only after entering the details of part B. Who is mandatorily required to generate e-way bill? Every e-way bill is to be generated by the consignor or consignee if the transportation is being done in own hired conveyance or by railway or by vessel air. If the goods are handed over to the transporter for the transportation by road, e-way bill is to be generated by the transporter. Where neither the consignor nor consignee generate the e-way bill and the value of goods is more than 50,000, it shall be the responsibility of the transporter to generate it. This has been explained. तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइप से हमारे पास वो है कि कौन इसको जनरेट करेगा. तो इसको समझते हैं. जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू, चाहे वो कंसाइनर हो चाहे वो कंसाइनी हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड है, तो वेदर हमारी अपनी गाड़ी है या हमने किराए की ली है, पब्लिक कन्वेंस है, कुछ भी है, बाय रोड है, द सेड पर्सन शैल हैव टू जनरेट द ई-वे बिल. तो पार्ट बी में भी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी पार्ट ए और पार्ट बी में. Where the e-way bill is not generated by a registered person and the goods are handed over to the transporter for transportation of goods by road, unregistered है buyer
और सेलर मान लिया और ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ है डिटेल, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड होगा तभी तो होगा, रजिस्टर्ड मान लिया नहीं है तो गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिए। द रजिस्टर्ड पर्सन शेल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी ऑन द कॉमन पोर्टल। तो यहां लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो भी है रेसिपिएंट या सप्लायर वो डिटेल डालेगा और जनरेट करेगा, ट्रांसपोर्टर जनरेट कर लेगा इसे, जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड पर्सन की ए में। मान लिया रेसिपिएंट है या सेलर है, जो भी है, यहाँ पर लिखा है कि अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय रोड और गुड्स हमने ट्रांसपोर्टर को दिए हैं तो उसमें बी पार्ट में ट्रांसपोर्टर डिटेल डाल देगा, ए पार्ट में तो रजिस्टर्ड को ही डालनी पड़ेगी। Where the goods are transported by railway or air or by vessel, the e-way bill shall be generated by the registered person, being the supplier or recipient, who shall either before or after the commencement furnish information in part B। कि वो डॉक्यूमेंट डालेगा, उसका नंबर वगैरह डालेगा, डिटेल नंबर। तो ये उनका ड्यूटी नहीं है, ये रेसिपिएंट या सप्लायर की ही ड्यूटी है। तो क्या ध्यान रखना है, माल मालिया रेलवे के थ्रू जा रहा है तो आपको देर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैरी ई वे बिल अलोंग विद द गुड्स, बट रेलवे हैज टू कैरी इनवॉइस और डिलीवरी चालान और बिल ऑफ सप्लाई as the case may be along with the goods. Further, e-way bill generated for the movement is required to be produced at the time of delivery of the goods. Railway shall not deliver goods unless the e-way bill required under rule is produced at the time of delivery. तो हमने रेलवे से कह दिया आपके पास से जो भी माल भेजता है कहीं, तो आप उसको माल जब तक हैंडओवर ना करें जब तक वो आपको ई-वे बिल ना देगा। The registered person or the transporter may at his option generate and carry the e-way bill even if the value is less than 50,000। 50,000 से ऊपर होने पर तो आपको ई-वे बिल बनाना ही है, उससे कम होने पर आपकी इच्छा है, आपका मन कर रहा है बनाने का तो हम मना नहीं कर रहे हैं। Where the movement is caused by unregistered person either in his own conveyance or hired one or through a transporter, he or the transporter may at their option generate the e-way bill। तो ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, कोई भी कर सकता है। Where the goods are supplied by unregistered to recipient who is registered, तो मूवमेंट शैल बी सेड टू बी कॉज्ड बाय रेसिपिएंट, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट को ही उसमें डिटेल डालनी पड़ेगी। When it is not mandated to furnish the detail of conveyance in part B, पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल आती है तो वो कब नहीं करनी है, तो ये तभी वैलिड है जब रोड के थ्रू माल जा रहा है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर विद इन द सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी वहां पर 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो डिटेल कन्वेंस की फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, या फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू द प्लेस बिजनेस कंसाइनी। तो ये सब 50 किलोमीटर से कम है एरिया, तो उसमें कन्वेंस की डिटेल डालनी जरूरी नहीं है, लेकिन ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यूनिक ई-वे बिल नंबर upon generation of e-way bill on the common portal, unique e-way bill number shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter, तीनों को मिल जाएगा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, ये हो सकता है थोड़ी दूर तक जाए एक कन्वेंस पर फिर उससे दूसरे पे जाए। Where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient who has provided information in part A or the transporter shall, before such transfer and further movement of goods, update the detail of conveyance in part B। पार्ट बी में कन्वेंस होता है किससे माल जा रहा है, अब मालिया पहले एक ट्रक नंबर 1 में जा रहा था, ट्रक 1 से 2 में लोड हो गया, तो ये ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी है कि उसमें चेंज कर दे और कन्वेंस का नंबर वगैरह अपडेट कर दे। Consignment of goods may be required to be transferred from the original conveyance to due to unforeseen experience like breakdown। मान लिया रास्ते में कोई व्हीकल ही खराब हो गया तो अब चेंज करना पड़ेगा ना, तो जो ट्रांसपोर्टर ट्रांसफर कर रहा है दूसरी गाड़ी में तो वो अपडेट कर देगा डिटेल पार्ट बी।
कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर मल्टीपल व्हीकल से ही माल जाता है। यहाँ से मुंबई भेजा, पहले यहाँ से जाएगा ऑफिस, ऑफिस से जाएगा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे हवाई जहाज से दूसरी जगह, वहां से उठाएंगे। तो ऐसे मल्टीपल व्हीकल भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा जैसे मूवमेंट होगा एक प्लेस से अनदर, तो ट्रांसपोर्टर को अपडेट करने पड़ेंगी व्हीकल की डिटेल्स बी पार्ट में। द यूजर कैन अपडेट बी पार्ट as many times as he wants for movement of goods for the destination. However, the updating should be done within a validity period. There can also be a case where one e-way bill can go through multiple mode of transportation before reaching destination. As per the mode of transportation, e-way bill can be updated with new mode of transportation by the option of update vehicle number. उसमें अपडेट करने का ऑप्शन होता है। Example number 2. Bubble Associates is moving the goods from Cochin to Chandigarh through road, ship, air and road again. पहले रास्ते से जाएगा, फिर शिप में जाएगा, फिर एयर में जाएगा, फिर रोड से जाएगा। First, Bubble Associate generate the e-way bill by entering first stage of movement from its place to shipyard and enter the vehicle number. Next, it will submit the goods to shipyard and update the mode of transportation as ship and transport document number on the e-way bill system. After reaching Mumbai, Bubble Associate or concerned transporter update movement as road from shipyard to airport with vehicle number. Therefore, Bubble Associate or transporter update using update vehicle number option. Again, after reaching Delhi, Bubble Associate update movement through road with the vehicle number. This way, the e-way will be updated with multiple modes of the transportation. Assigning the e-way bill number to another transporter, the consigner या recipient who has furnished the information in part A or the transporter may assign the e-way bill number to another registered transporter for updating the information in part B for further movement. However, once the detail of conveyance have been updated by the transporter in part B, the consigner or recipient, as the case may be, who has furnished the information shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter. तो ये लिखा कि ट्रांसपोर्टर ने पार्ट बी में अपडेट कर दी व्हीकल की डिटेल्स, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ए पार्ट में तो कंसाइनर कंसाइनी चेंज कर सकता है, लेकिन ई-वे बिल पार्ट बी में तो ट्रांसपोर्टर ही सामान भेज रहा है, तो उसी के पास अपडेट करने का ऑप्शन रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एक कंसाइनर है, उसे मूव करना है सिटी एक्स से वाई में जेड में गुड्स को। उसने ट्रांसपोर्टर ए को बोला कि मूवमेंट करिए। ट्रांसपोर्टर ए ने एक्स से वाई में गुड्स भेजा, फिर वाई से जेड में करने के लिए ट्रांसपोर्टर ए ने नए ट्रांसपोर्टर से टाई अप करा ट्रांसपोर्टर बी से, तो गुड्स मूव हुए वाई से जेड, बी ने करे। तो इस सिनेरियो में एक ही ई-वे बिल बनेगा तो काम हो जाएगा। पार्ट ए कंसाइनर भर सकता है एंड द ई-वे बिल विल बी असाइन्ड बाय द कंसाइनर टू ट्रांसपोर्टर ए। ट्रांसपोर्टर ए फिल कर देगा डिटेल्स पार्ट बी में और एक्स से वाई माल पहुंच जाएगा। फिर जब वाई से जेड जाने लगेगा तो फिर वो वाई से जेड के लिए ट्रांसपोर्टर बी उसमें डाल देगा डिटेल्स, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, कंसाइनर इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम एक्स टू जेड। ये 3 कर रहे थे हम, है ना। तो यहां पर क्या रहेगा, ऑन रीचिंग सिटी वाई ट्रांसपोर्टर ए विल असाइन the said e-way bill to the transporter B. Therefore, transporter B will be able to update the detail in part B. Transporter B will fill detail the vehicle number and move from Y to Z, जो मैंने आपको बताया था। Consolidated e-way bill. After e-way bill has been generated where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal and consolidated e-way bill in the e-way bill 2 may be generated by him on the said common portal. तो देखो, एक e-way bill 1 बना था, उसके पार्ट ए पार्ट बी थे। पार्ट ए कंसाइनर या कंसाइनी बना रहे थे,
पार्ट बी जो था वो ट्रांसपोर्टर या वो भी डाल सकते थे। अब ये जो ट्रांसपोर्टर सारा माल लेकर जा रहा है उसके लिए वो ई वे बिल 2 एक फॉर्म भरेगा, और उसमें एक बार कई बार क्या होता है, एक गाड़ी में 50 15 10 अलग अलग लोगों का माल जा रहा है, तो उन सबकी डिटेल वो डाल देगा उसमें। कंसोलिडेटेड ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट है जहां पर मल्टीपल ई वे बिल मल्टीपल कंसाइनमेंट के लिए होते हैं, लेकिन कन्वेंस एक होती है। दैट इज द ट्रांसपोर्टर कैरिंग मल्टीपल कंसाइनमेंट ऑफ वेरियस कंसाइनर एंड कंसाइनिंग इन ए सिंगल व्हीकल, तो उन्हें एक सिंगल कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाना पड़ेगा। वजह ये कि सबके अलग अलग वो सेपरेट डॉक्यूमेंट को ले एक ही ई वे बिल बनाना पड़ेगा। Consolidated e-way bill is like a trip sheet and it contains detail of different e-way bills in respect of various consignment, जो उसके यहाँ से माल जा रहा है। Hence, consolidated e-way bill does not have any independent validity period. Further, individual consignment is specified in the consolidated e-way bill should reach the destination as per the validity of individual e-way bill. हर एक ई-वे बिल की एक वैलिडिटी होती है डिस्टेंस के हिसाब से, तो वो ई-वे बिल 1 की होगी। ई-वे बिल 2 जो ट्रांसपोर्टर सारा मिक्स करके कह रहा उसकी वैलिडिटी नहीं है। फर्दर, वेयर द कंसाइनर और कंसाइनी हैज नॉट जनरेटेड ई-वे बिल 1 एन एग्रीगेट ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स कैरिड इन कन्वेंस इज मोर देन 50,000, द ट्रांसपोर्टर except in case of transportation of goods by railway, air or vessel shall in respect of interstate supply generate the e-way bill in e-way bill 1 on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan as the case may be, and may also generate consolidated। ऐसा हो सकता है ना कि 2-3 माल हो 40-40 हजार के हैं, तो ई-वे बिल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर है वो ले जा रहा है तो 40-40 के 3 है तो 1,20,000 हो गए, तो उसे ई-वे बिल 1 भी बनाना पड़ेगा और 2 भी बनाना। ठीक है। जनरेशन ऑफ फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 2 इज ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है वो, क्योंकि ई वे बिल 1 तो सबका बना ही होता है। हाउ एवर, वेयर द गुड्स ट्रांसपोर्टेड आर सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी, इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए मे बी फर्निश्ड बाय सच ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी। ठीक है ना। Information submitted for e-way bill can be used for filing GST return। तो ई-वे बिल का इंफॉर्मेशन जो पार्ट ए का है वो रजिस्टर्ड सप्लायर ने जो भी करा है वो कॉमन पोर्टल पर आ जाता है, क्लिक करके वो सारी चीजें GSTR1 में आ जाएंगी। However, when the information has been furnished by unregistered supplier, he shall be informed electronically if the mobile number or email is available। Cancellation of e-way bill, where an e-way bill has been generated but goods are either not transported or are not transported as per the detail furnished in the e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal within 24 hours of generation of e-way bill। However, an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provision। अब मान लिया माल रास्ते में चेक हो गया, उसके बाद आप थोड़ी ना कैंसिल कर दोगे उसे, फिर नहीं होगा वो कैंसिल। For the unique e-way bill number generated is valid for a period of 15 दिन for updation of part B। माल एक व्हीकल से दूसरी व्हीकल में जाएगा तो पार्ट बी अपडेट करना होगा ना, तो उसके लिए 15 दिन का टाइम होगा जनरेट होने के बाद। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल या कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, तो वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। For distance is less than 200, e-way bill will be valid for a day। तो 200 किलोमीटर तक माल जाना तो एक ही दिन के लिए वैलिड रहेगा। फॉर एवरी 200 देयर आफ्टर वैलिडिटी एक एक दिन बढ़ती जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं 200 किलोमीटर तक अगर माल जा रहा है तो 1 डे इन केस अदर देन द ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एट लीस्ट 1 लेग इनवॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। असल में क्या है कि होता क्या है, अगर बहुत ही बड़ा कार्गो है जिसमें टाइम बड़ा लगेगा
या मल्टी मॉडल शिपमेंट है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा आ जाएगा। नॉर्मली हमारा अप टू 200 वन डे रहता है, और 200 किलोमीटर या उसका पार्ट आगे बढ़ेगा तो 1 एडिशनल डे इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। नॉर्मल केस में क्या रहेगा हमारा, कितना रहेगा 200 किलोमीटर नॉर्मल व्हीकल में, और पर डे 200 किलोमीटर रहेगा। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो वो सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो 20 किलोमीटर तक वन डे, और हर 20 किलोमीटर आगे बढ़ने पे वन डे और बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां पर जो वर्ड है वो ये है कि वैलिडिटी फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। तो रिलेवेंट डेट से वैलिडिटी रहेगी इसकी। तो ये रिलेवेंट डेट का क्या मतलब है? तो relevant date means the date on which the e-way bill has been generated, and the period of validity shall be counted from the time at which e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at the midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill। तो जिस दिन ई-वे बिल बनाया उससे अगले दिन की रात को 12 बजे हमारा एक दिन कंप्लीट बन जाए। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द फॉर्मूला। सपोज ई-वे बिल जनरेट हुआ है रात को 12:04 पे, ये 00.00 रेलवे टाइम बोलते हैं इसे, 24 घंटे में जो चलता है, तो रात के 12:04 पे 14 मार्च को। ठीक है, तो फिर ये अगले दिन 14 मार्च को बनना है ये, तो अगले दिन 15 मार्च की रात को 12 बजे तक चलेगा ये पहला दिन। तो 15 की रात और फिर 16 की रात को दूसरा दिन, ऐसे चलेगा। सपोज ई-वे बिल बना है रात को 11:58 पे, है ना, तो अगला दिन क्या होगा 12 बजे रात को, 15 तारीख को रात को 12 बजे तक की एक दिन माना जाए। The validity of e-way bill start from the first entry is made in the part B, that is vehicle entry is made first time in case of road transportation, और फर्स्ट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर एंट्री इन केस ऑफ रेल एयर वगैरह, जो भी हमारी फर्स्ट एंट्री है। और जब हम पार्ट बी में दोबारा से अपडेट करते हैं तो वैलिडिटी चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल नंबर 4, ए कंसाइनर हैंड्स ओवर हिज गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे टू ट्रांसपोर्टर, however the assigned transporter start the movement goods on Monday. Validity e-way bill start only after the detail in part B was updated for the first time. In the given situation, consignor can fill the details in part A on Friday and hand over the goods to the transporter. When the transporter is ready to move the goods, he can fill part B, that is the assigned transport can be fill the part B on the Monday, and the validity period will start from the Monday. तो ई-वे बिल ए पार्ट का जो हो गया वहां से हमारा टाइम पीरियड शुरू नहीं होगा, बी पार्ट में डलने के बाद ही टाइम पीरियड शुरू होगा। एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो डिपो में जा रहा है 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर के लिए 3 दिन हो जाएंगे नॉर्मल कार्गो में, है ना। Extension of validity period. If validity of the e-way bill expires, the goods are not supposed to be moved. In general, the validity of e-way bill cannot be extended. However, उसे कुछ सिचुएशन में बढ़ाया जा सकता है, कमिश्नर उसे बढ़ा सकता है। अगर आप उसे बताएं कोई जेन्युइन केस या कोई दिक्कत है तो वो उसको बढ़ा सकता है। ट्रांसपोर्टर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, तो under circumstances of the exceptional nature including transshipment, the goods cannot be transported within the validity period of e-way bill. The transporter may extend the validity after updating the detail in part B. तो वो डिटेल डालकर बढ़ा सकता है। ट्रांसपोर्टर जो कंसाइनमेंट माल लेकर जा रहा है
एक्सपायरी पर ये बढ़ा सकता है। सच ट्रांसपोर्टर कैन एक्सटेंड वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल इफ द कंसाइनमेंट इज नॉट बीइंग रीच द डेस्टिनेशन विद इन द टाइम ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज लाइक नेचुरल कैलेमिटी, लो ऑर्डर इशू, ट्रांसशिपमेंट डिले, एक्सीडेंट, कन्वेंस का एक्सीडेंट हो गया, तो उसे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी डिटेल कि भैया मैं आपको ये डिटेल जा रहा हूं, है ना। तो 8 घंटे एक्सपायरी होने के 8 घंटे के अंदर अंदर अपडेट कर देना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल, डिटेल्स ऑफ द ई वे बिल विल जनरेटेड shall be made available to the supplier। एक तो सप्लायर के पास डिटेल जाएगी। if registered where the information in part B A has been furnished by the recipient और ट्रांसपोर्टर, क्योंकि जो सप्लायर है उसके पास डिटेल नहीं आएगी ना, क्योंकि पार्ट ए या तो रेसिपिएंट ने भरा है या ट्रांसपोर्टर ने, तो इसके पास आ जाएंगी डिटेल्स। और रेसिपिएंट के पास आएगी अगर वो रजिस्टर्ड है और इंफॉर्मेशन ए सप्लायर या ट्रांसपोर्टर ने भरी है ना। और कॉमन पोर्टल पर भी आएगी ये। सप्लायर रेसिपिएंट एज द केस में बी शेल कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट कवर्ड बाय द ई वे बिल। In case the person to whom the information in part A is made available does not communicate his acceptance or rejection within the specified time, it shall be deemed that he has accepted the said details. The time limit specified for this purpose is 72 hours of the detail being made available to him on the common portal, or द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। तो आपको 72 घंटे के अंदर अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, और अगर आप 72 घंटे से पहले ही माल पहुंच गया है तो जब माल पहुंच गया तो एक्सेप्ट रिजेक्ट करना, नहीं तो उसे एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। जो ई वे बिल जनरेट होता है एक स्टेट में, वो वैलिड होता है दूसरे स्टेट में भी। तो ई वे बिल जनरेटेड अंडर रूल 138 जो होता है वो हर एक स्टेट में वैलिड होता है। आपको क्या ध्यान रखना है, ई वे बिल वैलिड नहीं है अगर व्हीकल नंबर नहीं डला है उस पर। अगर मिस्टेक है, रॉन्ग एंट्री है, इनकरेक्ट एंट्री है, तो और इन द ई वे बिल देन इट कैन नॉट बी एडिटेड और करेक्टेड। ओनली ऑप्शन इज कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन एंड जनरेट ए न्यू बिल। तो अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल बनाओ 24 घंटे के अंदर अंदर। ई वे बिल में बी अपडेटेड विद व्हीकल नंबर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। व्हीकल नंबर कभी भी आप बदल सकते हैं। The latest vehicle number should be available on e-way bill and should match with the vehicle carrying it in case checked by the department। डिपार्टमेंट ने चेक करा है तो जो लेटेस्ट व्हीकल नंबर है उसी में वो गाड़ी में समान होना चाहिए। If multiple invoices are issued by supplier to recipient, that for movement of goods more than one invoice of the same consignor and consignee, multiple e-way bill may have to be generated। That is, for each invoice, one e-way bill has to be generated, irrespective of the fact whether the same or different consignor or consignee are involved। तो जितने आपके इनवॉइस बने हैं उतने ई-वे बिल बनाने पड़ेंगे। मल्टीपल इनवॉइसेस कैन नॉट बी क्लब्ड to generate one e-way bill। However, after generating all e-way bill, one consolidated e-way bill can be prepared for transportation purpose। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सिचुएशन जहां पर ई वे बिल की जरूरत नहीं है, जहां पर आपका है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टू बी सप्लाइड टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, केरोसिन ऑयल, पोस्टल बैगेज बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स एंड प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, precious metal and metal clad with precious metals, jewelry, gold, smith and silversmith wares and other articles, currency, used personal and household effects, coral unworked and worked coral। तो ये सब चीजें हैं जिसमें आपको ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। Where the goods are being transported by non-motorized conveyance, जैसे हाथ वाली गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वहां पर भी जरूरत नहीं है ई-वे बिल की। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कस्टम पोर्ट
airport, air cargo complex and land custom station to an inland container depot और container freight station for clearance by the customer, उसमें भी आपको ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर रूल्स में कोई एरिया नोटिफाइड किया गया कि इसमें कोई जरूरत नहीं है ई-वे बिल बनाने की, तो वहां पर भी नहीं पड़ेगी। जहां पर गुड्स एग्जम्प्ट हैं वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, oil, motor spirit, क्योंकि ये तो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आते हैं। where the supply of goods being transported it is treated as no supply, तो जहां पर सप्लाई ही नहीं है वो भी हमारा नहीं आएगा। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंडर कस्टम बॉन्ड फ्रॉम एन इनलैंड कंटेनर डिपो फ्रॉम वन कस्टम टू अनदर, ये तो हमारा बात हो गई थी। वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो और टू नेपाल और भूटान, तो ये कुछ स्पेशल नोटिफिकेशन आया था। वेयर गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एग्जम्प्ट, वहां पर लिखा है नोटिफिकेशन वगैरह के थ्रू, तो वहां पे भी जरूरत नहीं है। डिफेंस फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री और डिफेंस का माल इधर से उधर जा रहा है तो उसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट है, उनको माल रेल के थ्रू भेज रहे हैं तो जी इसकी जरूरत नहीं है। खाली कंटेनर जा रहे हैं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अप टू 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू वेट ब्रिज फॉर वेटमैन, आप वजन करने के लिए 20 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो उसमें भी जरूरी नहीं है, डिलीवरी चालान वगैरह बनाना पड़ेगा। खाली सिलेंडर जब मूवमेंट होते हैं वहां पर भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, उसको क्या क्या चाहिए होगा? इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान, a copy of e-way bill in physical form or the e-way bill number in electronic form, और ये सब चाहिए होगा ताकि कोई प्रॉपर ऑफिसर मांगे तो आप उसको दे पाए ये डिटेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है RFID, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस होते हैं, उसके थ्रू उसमें आप नंबर डालिए या स्कैन करके उन्हें कमिश्नर वगैरह और उनके लोगों को पता चल जाता है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर इन लियो ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ई इनवॉइस इज इशूड, हमने बात करी थी ई इनवॉइस इशू करना होता है, वहां पर क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है, इनवॉइस में IRN होता है इनवॉइस रेफरेंस नंबर, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है तो वो उसके लिए फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है। तो रजिस्टर्ड पर्सन will not have to upload the information in part A of the e-way bill for generation of e-way bill and same shall be auto populated by common portal। हमने बात कर रहा था ई इनवॉइस है तो अपने आप ही ई-वे बिल में काम आ जाता है उसका, तो पार्ट ए के लिए उसके अलग से इंफॉर्मेशन नहीं डालनी, वो ऑटोमेटिकली उसमें सारी की सारी आ जाती। डॉक्यूमेंट इन लीव ऑफ ई-वे बिल, तो ई-वे बिल की जगह वेयर सर्कमस्टेंसेस सो वारंट, कमिश्नर नोटिफिकेशन के थ्रू कह सकता है कि ई-वे बिल की जगह आपके पास टैक्स इनवॉइस है या बिल ऑफ एंट्री है या बिल ऑफ सप्लाई है या डिलीवरी चालान है तो हम उसको ई-वे बिल मान लेंगे। वो कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो सकती हैं। वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस, द कमिश्नर और ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहें तो कन्वेंस को वेरीफाई कर सकते हैं, फिजिकली मूवमेंट हो रहा है तो ठीक है, उनके पास RFID रीडर्स होंगे अलग अलग जगह, वो वेरीफाई कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स जहां पर भी उन्हें लगेगा कि चेक करना चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर या जो कमिश्नर के थ्रू ऑथराइज्ड है वही कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन आई कि कोई इवेजन ऑफ टैक्स है तो फिजिकल वेरिफिकेशन अप्रूवल पर किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, summary report of every inspection of goods in transit shall be recorded online by the proper officer in part A of the prescribed form within 24 hours of inspection, और फाइनल रिपोर्ट पार्ट बी में उन्हें डालनी पड़ेगी विद इन 3 days। तो 24 घंटे में पार्ट ए में और
3 दिन में पार्ट बी में फाइनल रिपोर्ट डालनी पड़ेगी कि उन्होंने जो चेकिंग करी उससे क्या हुआ। However, where the circumstances so warrant, commissioner or any other officer authorized by him may sufficient cause be shown extend the time period, तो 3 दिन से बढ़ाकर और 3 दिन आगे करे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी मिडनाइट से ही जब गाड़ी पकड़ी जाएगी उसके अगले दिन की मिडनाइट को 24 घंटा या 3 दिन पूरा माना जाएगा। जहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है गुड्स का ड्यूरिंग द ट्रांजिट एट वन प्लेस विद इन द स्टेट, है ना, तो फिर बार बार उसे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रोका नहीं जाएगा जब तक कि कोई और प्रॉपर इंफॉर्मेशन टैक्स इवेजन की ना हुई हो। मान लिया आपको रोक लिया, फिर आपका 500-1000 किलोमीटर और जाना है, तो बीच में आप कहोगे ये देखो रोका था, चेक कर रहा था, तो बार बार नहीं रोकेंगे, वरना आप बार बार परेशान होते रहेंगे। फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल, जहां पर व्हीकल को आपने रोका है और एंड डिटेन्ड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा अगर गाड़ी को रोका गया है तो ट्रांसपोर्टर को इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि भैया ये सब हुआ है। ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी, ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक करने का मतलब कि टैक्स पेयर वो जनरेट ही नहीं कर पाएगा और माल बेच ही नहीं पाएगा। तो ब्लॉकिंग ऑफ जीएसटी नंबर ब्लॉक कर देंगे ई वे बिल जनरेशन का, वुड ओनली फॉर द डिफॉल्टिंग सप्लायर या डिफॉल्टिंग only for the defaulting supplier of GST and not for the defaulting recipient or transporter. Suspending GST cannot be generated e-way bill as supplier, तो सप्लाई नहीं कर पाओगे। However, the suspending GST can get the e-way bill generated as recipient and as a, तो GST ब्लॉक होगा केवल सप्लायर का, रेसिपिएंट का भी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टर का भी नहीं होगा। As per the rule 138E, no person including consignor, consignee, transporter, e-commerce operator shall be allowed to furnish the information in Part A of GST e-way bill 1 in respect of any outward movement who, being a person paying tax under composition scheme, has not furnished the statement for period of 2 consecutive quarters, तो उसको मना कर दिया जाएगा। और उसने 2 टैक्स पीरियड तक कंसेक्यूटिव पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं करी है, मतलब जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है उसे रोक रहे हैं, है ना। रेगुलर स्कीम है लेकिन उसने जीएसटीआर 1 अपनी फाइल नहीं करी है, 2 महीने या 2 क्वार्टर हो गए हैं, जो भी उसकी सिचुएशन है, और कोई पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है, वो भी ई-वे बिल नहीं बना पाएगा। कमिश्नर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन और रजिस्टर्ड पर्सन इन प्रेस्क्राइब फॉर्म सफिशिएंट कोज रीजन देखेगा कि क्या रीजन है, अलाउ कर सकता है कि चलो भैया तुम डाल लो पार्ट ए में डिटेल्स, लेकिन अगर उसको वो रिजेक्ट करता है एप्लीकेशन को तो उसे बताना पड़ेगा कि वो रिजेक्ट क्यों कर, है ना, शो कोड नोटिस, उसे रीजन बताना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर बाय रेलवे या गुड्स बाय रेलवे या रेल मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल यूज हुआ है इसमें बार बार, है ना, डज नॉट इंक्लूड केसेस वेयर लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस बाय रेलवे टेक्स प्लेस। तो हम वो क्या करता है, रेलवे कई बार, है ना, आपको कहता है कि आप सामान भेज दो और आप जगह ले लो उसकी, तो वो रेलवे के थ्रू आप सामान नहीं भेज रहे हैं, जगह ले रहे हैं उस, तो वो आपकी, वो रेलवे के थ्रू नहीं माना जाएगा, वो आपके अलग माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन है, पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली, हैज नॉट फाइल्ड फॉर्म जीएसटीआर फॉर लास्ट 2 मंथ। मिस्टर बी हरियाणा में है, wants to generate an e-way bill for the goods supplied to Mr. A, तो कर सकते हैं। मिस्टर बी में कोई फॉल्ट नहीं करा है, मिस्टर ए ने फॉल्ट करा है, वो सप्लाई नहीं हो सकता, रेसिपिएंट तो हो सकते हैं, है ना, यही बात लिखिए। मिस्टर ए wants to generate e-way bill in respect of outward, तो वो नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि उनके लिए मना हो रखा है। टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई to accompany transport of goods, rule 55A, तो person in charge of the conveyance shall carry a copy of the tax invoice or the bill of supply issued in accordance with the provision of rule
इन केस वेयर सच पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी ए ई वे बिल। अगर ई वे बिल की जरूरत नहीं है तो उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि भैया वो है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके एक्सरसाइज में है क्वेश्चंस। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कंवेंस अंडर रूल 138A। तो अगर वो ई वे बिल है तो उसके अगर ई वे बिल की कॉपी चाहिए होगी, है ना, फिजिकल फॉर्म और द ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैप टू ए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। कन्वेंस में अगर है तो उससे मैप्ड है तो वो हो जाएगा। एक्सेप्ट इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल, क्योंकि वो आपकी व्हीकल तो है नहीं तो उसमें तो मैपिंग आपने करनी रखी है ना। और इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान वो भी चाहिए होगा आपके पास। तो ये पर्सन इन चार्ज के पास में होनी चाहिए चीजें। मीनिंग ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स, तो हमने बात करी थी कि इसमें हमारा एग्जाम सप्लाई नहीं आता है लेकिन हमारा टैक्स का अमाउंट आ जाता है ना। तो कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स शैल बी द वैल्यू डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल सेक्शन 15 डिक्लेयर्ड इन एन इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान। ऑल्सो इंक्लूड द जीएसटी अमाउंट इंक्लूड होगा, लेकिन एग्जाम सप्लाई इसमें इंक्लूड नहीं होगा, है ना। टैक्सेबल सप्लाई का टैक्स वाला अमाउंट भी इंक्लूड होगा। मिस्टर एक्स है, रजिस्टर्ड पर्सन है, has caused movement of goods of consignment value exceeding 50,000 in relation to supply and thus generated e-way bill. However, after generation of e-way bill, he found a mistake in the e-way bill and wants to edit. Edit नहीं होगा, उसे कैंसिल करना है 24 घंटे के अंदर और नया बिल बनाना है। You are required to advise Mr. A whether he can do so. तो if there is a mistake, तो उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर जनरेट करना है नया बिल और पुराना कैंसिल करना है, नया करना है। Thus, in view of the above mentioned provision, Mr. X cannot edit the e-way bill. However, he can cancel the e-way bill within 24 hours of generation और एक नया बिल बना सकते हैं। तल्ली लाल ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज ट्रांसपोर्टेड, टल्ली लाल है ये, तल्ली नहीं है, टल्ली लाल है। टल्ली है क्योंकि अल्कोहल लिक्वर भेज रहा है ये। ट्रांसपोर्टेड अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन of 1,50,000. He has not generated e-way bill. You are required to examine correctness. तो भैया ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता है तो ई-वे बिल उसको नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धनंजय एसोसिएट रजिस्टर्ड है गुजरात में, इंडस्ट्रियल ग्रेड आयरन और स्टील प्रोडक्ट में डील करते हैं। इन्होंने टीएमटी आयरन बार्स बेचे हैं रिटेलर को महाराष्ट्र में 40,000 रुपए के। तो 40,000 रुपए है प्लस 18% का जीएसटी। एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द सेल, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्रेमाइसेस ऑफ रिटेलर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7,000 हैज बीन चार्ज सेपरेटली टू डिलीवर द सेम टू द रिटेलर। इन द अबव सिनेरियो डिटरमाइन वेदर ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स is the value determined in accordance with the provision of section 15 and also include GST। तो सेक्शन 15 में ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगी। तो फर्दर सिंस अरेंजिंग फ्रेट इज द लायबिलिटी ऑफ सप्लायर इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, 10 फ्रेट उसे ऐड हो जाएगा। तो हमारा 47,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी 55,460 रुपए का आ जाएगा। तो ये 50,000 से ज्यादा होने की वजह से ई-वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये थे कुछ हमारे जो क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपने ये पूरा का पूरा चैप्टर किया, लगभग 1.25 घंटे की वीडियो है ये। तो इसमें पूरा कंप्लीट किया हमने, क्वेश्चंस भी देखे हैं इसके बाद में क्या है ना। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 13।